दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी की इस क्लास में आज हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मूल अधिकार जो कि भाग 3 में दिए गए हैं संविधान के, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक के कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भाग 3 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान अधिकार पत्र जो है वहाँ से मूल अधिकार को लिया गया है। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है हमारा मूल अधिकार। इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान के किस भाग को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकारों को। मूल अधिकारों की विशेषताएं एक क्या हैं? तो यह न्यायालय के विचार योग्य प्रकृति है, मतलब न्यायालय में विचार हो सकता है इसके खिलाफ। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, अधिकार के बारे में क्या है कि अगर ये आपको नागरिकों को अधिकार है, ये मूल अधिकार जो है ये नागरिकों का अधिकार है कि राज्य के विरुद्ध ही अपने दावे पेश कर सकते हैं। राज्य अगर कुछ गलत कानून बना रहा है और जो मूल अधिकार के खिलाफ है, तो जो है व्यक्ति या नागरिक उठकर राज्य के खिलाफ खड़ा हो सकता है। अनुल्लंघनीय है अथवा अस्थायी प्रकृति के नहीं है। मतलब मूल अधिकार जो है ऐसा नहीं है कि अनुल्लंघनीय है, मतलब इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, या अस्थायी प्रकृति का है, मतलब वो उसको बदला नहीं जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। ये उल्लंघनीय है, इसका उल्लंघन किया जा सकता है, और इसको ये अस्थायी प्रकृति का नहीं है, मतलब अस्थायी प्रकृति का है, इसको बदला भी जा सकता है। इसे संसद द्वारा संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना केवल संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई संशोधन लाना पड़ेगा तो आर्टिकल 368 के तहत लाया जाएगा। ठीक, इसलिए कह रहा है केवल संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा बिना किसी भेदभाव के इनकी गारंटी दी गई है। मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इन सब शब्दों को अच्छे से याद रखिएगा। मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बल्कि क्या है? सापेक्ष हैं, युक्त प्रतिबंधों के अधीन हैं। मतलब जो मूल अधिकार दिए गए हैं ये सापेक्ष हैं, और जो मूल अधिकार दिए गए हैं एज इट इज वो लागू ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें कुछ युक्त प्रतिबंधन है। मतलब कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसी अवस्थाएं आ जाएंगी या कुछ ऐसे कार्य आ जाएंगे जिनको जो है मूल अधिकार में जैसा लिखा गया है उसके हिसाब से ही नहीं चलकर थोड़ा सा उससे अलग होकर कार्य किया जाएगा सरकार द्वारा और व्यक्ति द्वारा, जिसमें जो है व्यक्ति का और समाज का उन्नति की भावना के हिसाब से उसमें थोड़ा सा चेंज कर सकती है सरकार। जैसे पहले में जैसे कहा जाता है कि सबके लिए कानून समान है। ठीक है, सबके लिए सरकार समान है, लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं पर महिलाओं को, बच्चों को, SC ST इन लोगों को क्या कर दिया जाता है? छूट दे दिया जाता है। ठीक है, जिससे वो सभी वर्गों के समान आ सकें, है ना। समानता के लिए कुछ असमानताएं की जाती हैं। इसको आप समझिए कि आपको समान करने के लिए कुछ असमानताएं, मतलब किसी को ज़्यादा सुविधा, किसी को कम सुविधा दे दी जाती है, जिससे सब समान हो जाए। तो समानता के लिए असमानता जो है सरकार थोड़ा बहुत कर सकती है। तो इसको युक्त प्रतिबंधन कहा जाएगा बाद में, कि कुछ उल्लंघन भी कर दिया जाएगा लेकिन उसका कुछ कारण होगा। ठीक, अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकार जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 जो है ये गारंटीकृत हैं, ये जो है निलंबित नहीं होंगे, और बाकी जो मूल अधिकार हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत जब लगेगा तब इनको निलंबित किया जा सकता है और सबको। ठीक है, लेकिन 20 और 21 तब भी निलंबित नहीं होंगे। आर्टिकल 19 द्वारा गारंटीकृत 6 मूल अधिकार, कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं आर्टिकल 19 में। केवल विदेशी आक्रमण के आधार पर स्वतः निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, जब विदेशी आक्रमण होगा, वह आपातकाल जब लगेगा तभी निलंबित होगा आर्टिकल 19, नहीं तो आर्टिकल 19 भी जिंदा रहेगा। तो आर्टिकल 19, 20, 21 तीन जिंदा रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब वह आक्रमण हो जाएगा तब आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा, केवल 20, 21 चालू रहेगा। और इसमें क्या है कि आर्टिकल 19 जो है जब सशस्त्र विद्रोह के तहत वो लगता है आपातकाल, तो आर्टिकल 19, 20, 21 तीनों रहेंगे। ठीक है, तीनों निलंबित नहीं होंगे। चलिए, मूल अधिकार देखिए 14 से 18 तक है समता का अधिकार। इसके अंतर्गत आएगा विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध किया गया है। मतलब किसी भी धर्म का आदमी हो, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उसमें विभेद नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत। आर्टिकल मतलब 2 में दूसरा जो मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये क्या है? इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार में। यहाँ है
स्वतंत्रता के संबंध में 6 अधिकार हैं आर्टिकल 19 के तहत। कौन कौन से? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संचरण की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता और वृत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 का कहता है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। फिर आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। मतलब मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मानव तस्करी नहीं की जाएगी और बलात् श्रम जो है नहीं करवा, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता है, यह अनुच्छेद 23 कहता है। कारखानों आदि के बच्चों के नियोजन, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन, बच्चे रखने पर प्रतिषेध है। मतलब बच्चों से काम आप कारखानों में, कोल माइंस में या माइंस में नहीं करवा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप में से मानने, आचरण करने, देख लीजिए, अंतःकरण और अंतःकरण की धर्म, अंतःकरण में अपने आत्मा से जो आप धर्म मानते हो उसको आबाद रूप से मानना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार करना की स्वतंत्रता है। ठीक है। उसका जो अंतःकरण में आप धर्म को मानते हो, मान सकते हो, उसके अनुसार आचरण कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 25। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य की प्रबंधन कर सकते हो, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 कहता है किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है। और आर्टिकल 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का आर्थिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है? ये अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा करता है। आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब अल्पसंख्यक के बारे में बताया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों को दिया गया है 29 और 30 में। ठीक है। आर्टिकल 32 जो है ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, इसमें कुल मिलाकर रिट जारी करवा सकता है, रिट जारी कर सकता है कौन? सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा याचिकाओं सहित मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक है। के अंतर्गत मूल संरचना का ये भाग है। ओके। अब देखेंगे मूल अधिकारों की उपलब्धता की, ये मूल अधिकार किसको किसको उपलब्ध हैं। ओके। एक सेकंड रुकिए जरा। किसको किसको उपलब्ध हैं? केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं और विदेशियों के लिए नहीं। कौन कौन से मूल अधिकार? 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारत के नागरिकों को मिलेगा। ये जो है मूल अधिकार विदेशियों को नहीं मिलेगा। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन से मूल अधिकार मिलेंगे? 14, 20 और 28। ठीक है। ये नागरिक और विदेशी कोई है उनको 14, 20 और 28 दोनों को मिलेगा। ठीक है। राज्य की परिभाषा और मूल अधिकारों से असंगत कानून, इसके बारे में देखिए राज्य है क्या। तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है कि राज्य क्या है। अनुच्छेद 12 के अनुसार यहाँ देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय के अनुसार यहाँ तक कि राज्य के एक उपकरण के रूप में काम करने वाली कोई निजी निकाय अथवा एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ के दायरे में आती है। ठीक है। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य शब्द में सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधायिका, सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, ट्रस्ट, अन्य सभी प्राधिकरण अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम, ONGC, सेल आदि सब क्या होते हैं? ये सब राज्य के तहत ही आएंगे। ठीक है। मूल अधिकारों से असंगत कानून अनुच्छेद 13 में है। ठीक है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे। अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई ऐसा कानून संसद बना देती है जो कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर रहे हों या उनको ख़त्म कर रहे हों, तो क्या कर देंगे? न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत वहाँ पर फॉलो होगा। और अगर वो कानून असंगत होंगे तो जो मूल अधिकारों को ख़त्म कर रहे होंगे तो उस कानून को शून्य कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है। फिर अनुच्छेद 13 में जो कानून, लॉ शब्द है, उसमें केंद्र और राज्य द्वारा अधिनियमित अस्थायी कानून, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अस्थायी अध्यादेश और आदेश के तौर पर प्रत्योजित विधान, कार्यपालिका विधान के संविधिक लिखित कानून, बल रखने वाली रूढ़ि अथवा प्रथा, ये सब कानून माने जाएंगे। मतलब संसद बना दे कोई कानून, विधानसभा बना दे कोई कानून, राज्यपाल अध्यादेश और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दे, तो ये सब जो है मूल समीक्षा के अधिकार, जो है न्यायिक समीक्षा के
दायरे में जाएंगे और अगर ये मूल अधिकार को ख़त्म कर रहे हैं तो सबको ख़त्म कर दिया जाएगा इन कानूनों को। ठीक है। अनुच्छेद 13(4) में बताया गया है कि 13(4) में उल्लेख है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है। अगर कोई संविधान संशोधन करके बनाया जा रहा है, अनुच्छेद 13(4) कह रहा है कि 368 के तहत कोई भी कानून, मतलब अगर जो है 368 जो संविधान संशोधन का अधिनियम 368 है उसके तहत कोई कानून बनाया जाता है तो उस कानून पर जो न्यायिक समीक्षा है ये नहीं हो सकती है और उस कानून का जो उस प्रक्रिया को फॉलो करके जो संशोधन किया जाएगा वो आर्टिकल 13 के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन ये कब आया कानून? यह आ गया 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा। ठीक है। लेकिन इसको बाद में रद्द कर दिया गया, किसके द्वारा? केशवानंद भारती 1973 में। देखिए 1971 में कानून बनाया गया कि 368 के तहत अगर कोई संविधान संशोधन किया जा रहा है तो आर्टिकल 13 के तहत उसको रद्द नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। उस संशोधन को ये 71 में बनाया जाता है कानून और 73 में केशवानंद भारती केस फाइल होता है। इसमें कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पर उच्चतम न्यायालय कि अगर मान लिया ठीक है आपने अनुच्छेद 368 के तहत कोई कानून बनाया, संविधान संशोधन किया, उसको हम नहीं छुएंगे, लेकिन अगर वो संविधान के जो मूल आत्मा है, संविधान की मूल संरचना है, फंडामेंटल है, उसको अगर मतलब अगर उसको हानि पहुंचा रही है, उसको ख़त्म कर रही है, संविधान के मूल अवधारणा को ख़त्म कर रही है, तो हम उस कानून का अल्पीकरण कर देंगे और वो कानून वो जो है संविधान संशोधन वो जो है आर्टिकल 13 में आ जाएगा। ठीक है। वो भले ही आपने आर्टिकल 368 से संविधान संशोधन किया हो, लेकिन 13 उस पर जो है लागू हो जाएगा और उसका न्यायिक समीक्षा की जाएगी। न्यायिक समीक्षा में अगर सही नहीं आया हो तो उसको खत्म कर दिया जाएगा ऐसे संशोधन को। ओके, यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए अनुच्छेद 14 से 18 को विशेष मतलब बढ़िया उसको अच्छे से पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 यह है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य भारत क्षेत्र के किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ पर कानून जो है यह बताता है कि यहाँ पर दो तरह के कानून, एक ब्रिटिश का नकारात्मक धारणा है और अमेरिकी सकारात्मक धारणा है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ओके। समान कानूनों के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होने चाहिए और कानूनों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों के समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह बताता है मतलब एक हत्या हो गई हो, अब वो चाहे ब्राह्मण और क्षत्रिय ने किया हो और चाहे शूद्र और ओबीसी में से किसी ने किया हो, अगर कोई कानून है तो वो सब पर बराबर लागू होगा। मान गए कि SC ST को थोड़ा सा आरक्षण दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई आरक्षण ST ST को नहीं दिया जाएगा कि आपने हत्या कर दिया है, SC हैं तो आप बच जाएंगे, या पुराने ज़माने की तरह कि आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं और हत्या कर दिया है तो आप पे वो आरोप जो है कम लगेगा, आपको सज़ा कम मिलेगी। तो पुराने ज़माने में इन लोगों को सज़ा कम मिलती थी और अब के ज़माने में भले ही SC ST को थोड़ा छूट दी गई है हर एक क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर कानून की विधि की जब बात आएगी तब यहाँ पर कोई छूट नहीं दी गई है। ठीक है। ये बात कर रहा है। अगला है, यहीं पर थोड़ा सा और देख लीजिए, समता में अपवाद। यहाँ पर कुछ अपवाद भी है। कौन कौन से अपवाद हैं? ठीक है। कहा गया कि इस विधि के समान समता सबकी है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 361 के तहत अपवाद कौन है? भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको कुछ उन्मुक्तियां प्रदान हैं। इनसे कोई जो है गलती हो गई तो तुरंत इनको हिरासत में, जैसे आम आदमी को ले लिया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाती है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पद पर बने हुए हैं तब तक इन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 361 का क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी कार्रवाई की सच्ची रिपोर्टिंग करता है, सच्ची रिपोर्टिंग यहाँ नोट रखिएगा, सच्ची रिपोर्टिंग करता है तो उस पर कोई विधिक कार्रवाई जो है नहीं की जा सकती है। अगर झूठी रिपोर्टिंग कर देता है, जैसे संसद में बात हुई कि ये काम हमको करना है, ठीक है, अब उसका जो है रिपोर्टिंग, सच्ची रिपोर्टिंग अगर हो गई, किसी ने कर दिया, तो वो जो है मीटिंग का, तो वो उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों का संसदीय विशेषाधिकार मिला हुआ। अनुच्छेद 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार मिला है सांसदों को। ठीक है। अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदनों में तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि इसमें है अनुच्छेद 194 में। अनुच्छेद 31(3) इसमें उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जहाँ 31C या 31
प्रभावी होता है वहाँ अनुच्छेद 14 निष्प्रभावी हो जाता है। ठीक है, तो कुछ जगह पर अनुच्छेद 31 का लागू हो जाता है। विदेशी संप्रभु शासक जो होते हैं और राजनयिकों को आपराधिक और सिविल कार्यवाही से छूट प्राप्त है। ठीक है, जो विदेशी राजनयिक अपने देश में हैं, इन पे कोई सिविल मामला और जो आपराधिक मामला है ये दायर किया जाएगा तो इनसे इनको छूट मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उनकी एजेंसियों के राजनयिकों को भी छूट प्राप्त है। तो सबके लिए कानून समान है, लेकिन इन कुछ लोगों को छूट प्राप्त है, जिसमें राष्ट्रपति आएंगे, राज्यपाल आएंगे, ठीक है, संसद के सदस्य आ जाएंगे, विधानसभा के सदस्य आ जाएंगे, और जो विदेशी राजनयिक हैं उनको छूट मिल जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ एजेंसियों के राजनयिक हैं तो उनको छूट मिल जाएगी। तो ये सब अपवाद के रूप में है, तो याद रखिएगा। ठीक, अनुच्छेद 51 का ये जो है 15(1), अनुच्छेद 15 हम पढ़ेंगे। राज्य के किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक, कह रहा कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे कि क्यों जो है आरक्षण है, जो आरक्षण मिलता है ये क्या है? ये जो है जाति की वजह से तो आरक्षण दिया जा रहा है, धर्म की वजह से तो आरक्षण दिया जा रहा है ना। तो आप कहेंगे कि इसकी वजह से आरक्षण जो दिया जा रहा है तो वो तो विभेद हो गया ना, विभेद कर दिया इसने। तो यहीं पर काम करता है युक्त प्रतिबंधन। ठीक है, जो बताया जा रहा था अभी, तो यही काम करता है कि कुछ लोगों को छूट कुछ कंडीशंस में दी जाती है। जैसे अभी अपवाद आपने पढ़ा था कि कानून सबके लिए छूट है, लेकिन कुछ युक्त प्रतिबंधन लगा दिया गया कि कुछ लोगों को इससे छूट दी गई है। ठीक, और उसका कारण होता है ना। अनुच्छेद 15(1) में यह बता दिया गया। दूसरे में कह रहा है अनुच्छेद 15(2), यह प्रावधान राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर विभेद पर रोक लगाता है। जो 15(1) था ये केवल और केवल अन्य आधारों पर विभेद किया जाता था। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। ये देखिए, मतलब धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर विभेद नहीं किया जाएगा और अन्य आधार पर विभेद किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 15(1) कह रहा है। 15(2) कह रहा है कि राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा विभेद पर रोक लगाता है, जबकि पूर्व प्रावधान केवल राज्य द्वारा, जो ये प्रावधान था ये केवल और केवल राज्य के लिए, कि राज्य किसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जो अनुच्छेद 15 है ये कह रहा है कि न राज्य किसी के लिए भेदभाव करेगा किसी के साथ, न कोई निजी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव करेगा। तो यहाँ पर ये राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को रोकता है। ठीक है, प्रावधान 15(3) और 4 में है कि देश में आरक्षण प्रणाली की आधारशिला। तो आरक्षण किसमें है? 15(3) और 15(4) में है। ठीक, अब जो आरक्षण की बात कर रहे थे आप यहाँ पर समझ लीजिए अच्छे से। विभेद के प्रतिषेध, ठीक है, राज्य में महिलाओं और बच्चों के लिए प्रतिषेध, मतलब विभेद, जो भी विभेद की बात की गई है उसका यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। लेकिन कैसे? महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। ठीक, फिर कह रहा है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC और ST के विकास के लिए प्रावधान सरकार कर सकती है, राज्य कर सकता है ना। तो ये सब चीज़ें आ गई। बाद में जो है 2019 में क्या जोड़ दिया जाएगा कि नागरिकों से किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर EWS के विकास के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी 15(3) और 4 में। शैक्षणिक संस्थानों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 15(ग) में अपवाद। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा अधिनियमित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश में आरक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत IIT और IIM सहित सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इस वैधता को बरकरार रखा और इसमें क्रीमी लेयर को बाहर करने का निर्देश दिया था। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि क्रीमी लेयर को कहा कि इसमें बाहर कर दिया जाए। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005। शैक्षणिक संशोधन में EWS के लिए आरक्षण, ये जो भी आप पढ़े शैक्षणिक संशोधन में वो मतलब OBC के लिए आरक्षण था। अब जो है EWS के लिए आरक्षण। तो अनुच्छेद 15(6) में अपवाद है ना, अनुच्छेद 15(6) जो 15 जो था उसमें अपवाद है ना, ये जो सब बना रहे हैं आरक्षण दिया जा रहा है। वो तो कह रहा था कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अब भेदभाव हो रहा है। OBC को आरक्षण दे रहे हो, SC को आरक्षण दे रहे हो, ST को आरक्षण दे रहे हो, EWS को आरक्षण दे रहे हो, तो ये सब अपवाद के रूप में है। ठीक, तो 15(6) क्या है? 15(6) में EWS को रखा गया है। ठीक,
तो इसमें कह रहा है कि अपराध 2019 के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम जोड़ा गया इसमें। इसके द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। तो संविधान संशोधन याद रखिएगा, 103वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। ईडब्ल्यूएस जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की किसी भी मौजूदा योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। लोक नियोजन आर्टिकल 16, तो लोक आर्टिकल 16 में है लोक नियोजन के लिए प्रावधान। लोक नियोजन अथवा राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों के सभी नागरिकों के लिए अवसर की क्षमता है। मतलब नौकरी, राज्य के अधीन कोई पद है, उस पर उससे संबंधित नियुक्ति के लिए जो है नागरिकों के अवसर की क्षमता है। कोई भी नागरिक उस पद को प्राप्त कर सकता है अपनी जो है योग्यता के अनुसार। लेकिन अभी फिर कहेंगे आप क्या आरक्षण मिल रहा है नौकरी में भी, तो देखिए जब पढ़ाई लिखाई में आरक्षण मिलता है जो, वो मिलता है आर्टिकल 15 के तहत, ठीक है। और जो नौकरी का आरक्षण मिलता है वो मिलता है आर्टिकल 16 के तहत, ठीक। तो ये अच्छे से याद रखिएगा। अब इसमें आ जाएगा अवसर की समता के इस साधारण नियम के 4 अपवाद हैं। कितने अपवाद हैं? 4। संसद किसी राज्य अथवा राज्य संघ क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण राज्य को, राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र को मतलब यूटी को, और स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण में किसी नियोजन अथवा नियुक्ति के लिए निवास के शर्त को निर्धारित कर सकती है कि आप कहाँ के निवासी हैं, ये शर्त लाकर कि यहीं के निवासियों को ये सुविधा दी जाएगी, या इसी राज्य के निवासियों को ये जो है नौकरी के कुछ पद निकाले गए टीचर के या किसी चीज़ के, तो यहीं के निवासी अपने इतने % आरक्षण के साथ भर्ती किए जाएंगे। तो ये कर सकता है राज्य, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी कि झारखंड ने 77% आरक्षण दे दिया कि हमारे यहाँ जो सरकारी कर्मचारी रहेगा उसका 70% झारखंड का ही रहेगा, ठीक है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र वाले होते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हुए, वो लोग अपने यहाँ के नागरिकों को आरक्षण दिए हैं। बिहार सरकार कभी बात करती है कि हम लोग जो सरकारी पद निकालेंगे वहाँ केवल बिहारी छात्र बैठेंगे, तो ये इनको यहाँ से अपवाद, ये अपवाद है, सब है ना। तो ये मिल गया। दूसरा है राज्य किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण प्रदान कर सकता है, ठीक है। मतलब किसी क्षेत्र में, एक राज्य क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई समुदाय ऐसा है जिसका जितना जो अभी बात हो रही है कि जनगणना के हिसाब से जो है नौकरियां दी जाएं। ये कौन बात कर रहा है? जो अभी किस अपोजिशन में बैठे हैं ये लोग। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि किसी पिछड़े वर्ग के, कोई ऐसा वर्ग है जो बहुत पिछड़ा हुआ है और उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान सरकार कर सकती है। कानून के तहत यह व्यवस्था की जा सकती है कि किसी धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संस्था से संबंधित कार्यालय का पदाधिकारी अथवा उसके शासी निकाय का सदस्य किसी धर्म विशेष अथवा संप्रदाय से संबंधित हो। चौथा है कि राज्य को ईडब्ल्यूएस से संबंधित किसी भी नागरिक की नियुक्ति 10% तक आरक्षण का प्रावधान की अनुमति करती है। तो ये 4 इसके अपवाद हो गए। 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, जिसका कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। 1979 में फिर से द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया अनुच्छेद 40 के तहत, 340 के तहत। बीपी मंडल ने इसकी अध्यक्षता की और जो है बीपी मंडल इसकी अध्यक्षता में SEBC सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थितियों की जांच करने और उनके विकास के लिए सुझाव मांगा गया, ठीक। तो इन्होंने सुझाव दिया लगभग 52% सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC को छोड़ के, इसमें SC को नहीं शामिल किया गया और कहा गया कि 52% लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। इसमें SC को छोड़ दिया गया, OBC और ST को केवल शामिल किया गया। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, OBC के लिए क्या किया गया कि सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया और कुल SC, ST और OBC को जोड़कर SC प्लस ST और प्लस OBC को जोड़कर कहा गया कि 50% जो है आरक्षण सरकारी नौकरियों में इन तीनों को दिया जाए। 1990 में BP सिंह सरकार आती है और वो इस आरक्षण को मान लेती है और लागू करने की घोषणा कर देती है। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार 2 बदलाव करती है, ठीक है। 1990 में BP सिंह की सरकार 27% आरक्षण वाला OBC के लिए मान जाती है। फिर आ जाती है नरसिम्हा राव की सरकार, कांग्रेस की सरकार रहती है और ये 2 बदलाव करती है। आरक्षण जो चल रहा था अभी तक, इसमें क्या बदलाव करती है कि 27% का जो कोटा था OBC के लिए, आर्थिक मानदंड में अन्य पिछड़े वर्गों के साथ गरीब वर्गों को प्राथमिकता दे देती है, ठीक है। जहाँ पर यहाँ अभी केवल बात हो रहा था कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% कोटा है, ठीक है। यहाँ पर ये अन्य पिछड़े वर्गों के साथ गरीब वर्गों को भी जोड़ देती है, गरीब वर्गों को भी जोड़ देती है। उच्च जातियों के गरीब वर्गों के लिए नौकरियों के लिए 10% आरक्षण लेके आती है नरसिम्हा राव सरकार। यही जो EWS है, EWS जो मोदी सरकार लेके आई थी 2019 में, इसको नरसिम्हा राव सरकार देखो ना,
उच्च जाति के गरीब वर्ग के नौकरियों के लिए 10% आरक्षण ये नरसिम्हा राव सरकार 1991 में ला चुकी थी। लेकिन ये क्या होता है, बाद में जाकर उच्चतम न्यायालय इसको रद्द कर देता है, ठीक है, और वो लागू नहीं हो पाता है, इसीलिए मोदी गवर्नमेंट लेके आती है। इंदिरा साहनी 1992 मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय 1992 अनुच्छेद 16(4) का दायरा और सीमा इसके बारे में है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ अन्य पिछड़े वर्ग के 27% के आरक्षण को संवैधानिक मान्यता दे दी। ओबीसी के उन्नत वर्गों क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा गया, ठीक है। ओबीसी के जो क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से बाहर रखा गया, मतलब जो क्रीमी लेयर है वो इसमें लाभार्थी नहीं हो सकता है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। गरीब वर्गों के 10% के अतिरिक्त आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस था उस समय का, नरसिम्हा राव सरकार लाई थी, उसको अस्वीकार कर दिया, ठीक। तो यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट ये समझने वाली बात है कि ईडब्ल्यूएस ला चुकी थी, लेकिन उसको क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था, है ना। कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये कहाँ कहा गया है, ये कहा गया है इंदिरा साहनी को केस में। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक सीमित होना चाहिए। ये सब एक एक पॉइंट याद करते चलिए। आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा टोटल आरक्षण, ठीक है, सबको मिला के। ये इंदिरा साहनी केस में कहा गया है, 50% की बात की गई है। आरक्षण पदोन्नति में नहीं होगा, केवल नौकरी देने के लिए होगा, ये भी इंदिरा साहनी केस में कहा गया है। अन्य पिछड़े वर्गों के उन्नत वर्गों क्रीमी लेयर से बाहर रखा जाएगा, ठीक है, तो ये भी हो गया। रिक्तियों के मतलब क्रीमी लेयर की बात कहाँ पर की गई, इंदिरा साहनी केस में। रिक्तियों के मामले में कैरी फॉरवर्ड नियम वैध है, 50% नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। समावेशन अपवर्जन प्रयोगों की जांच के लिए अस्थायी सांविधिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 खा में जोड़कर संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। देखिए, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई, 1993 में एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसको 2018 में जो है संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, ठीक। और किसमें, अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 खा में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और संवैधानिक दर्जा दिया गया 2018 में, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। तो यह अस्पृश्यता का अंत कर देता है, मतलब छुआछूत को खत्म करता है, ठीक है। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, मतलब उपाधि अब नहीं दी जाएगी किसी को। इसमें जो है 4 प्रावधान है। यह राज्य द्वारा किसी नागरिक अथवा विदेशी व्यक्तियों को कोई उपाधि नहीं देगा, राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा, न किसी विदेशी व्यक्ति को, न भारतीय नागरिकों को। केवल उपाधि किस में दी जाएगी, तो सेना और विद्या संबंधी मतलब शिक्षा विभाग में उपाधि दी जा सकती है और सेना विभाग में दी जा सकती है, बाकी उपाधियां नहीं दी जाएंगी। यह भारत के किसी नागरिक को विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करने पर प्रतिषेध करता है कि न भारत सरकार अपने नागरिक को उपाधि देगी, न भारत का कोई नागरिक कोई विदेश से कोई उपाधि लेगा, ठीक। कोई विदेशी राज्य के अधीन, कोई विदेशी या राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास के किसी पद पर धारण करते हुए कोई विदेशी, जैसे कई बार आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ की सरकार गवर्नमेंट जब नौकरी निकालती है तो उसमें कहती है कि नेपाल और भूटान के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और वो जो है यहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी। तो ऐसे विदेशियों के बारे में बात की जा रही है कि कोई विदेशी किसी पद पर धारण रहते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसको कोई उपाधि मिल रही है तो आएगा राष्ट्रपति से पास अपने हाजिरी लगाएगा और कहेगा सर हम कोई उपाधि दी जा रही है लंदन द्वारा, अमेरिका द्वारा या किसी द्वारा, तो क्या हम ले सकते हैं। तो राष्ट्रपति कह देगा कि ठीक है आप ले लीजिए उपाधि, तो आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर नहीं तो विदेशी व्यक्ति जो कि राज्य में लाभ के पद पर कार्य कर रहा है तो उसको भी उपाधि नहीं ले सकता है, वो भी नागरिक हो चाहे न हो। राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास के पद धारण करते हुए कोई नागरिक अथवा विदेशी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से अथवा उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, परिलब्धि अथवा राष्ट्रपति की सहमति के बिना यह स्वीकार नहीं करेगा, ठीक। तो ये चारों चीज़ें आपने समझ लिया। अब आइए, एक केस हुआ था बालाजी राघवन, ये मामला था बालाजी राघवन वर्सेस ये जो है बालाजी राघवन 1996 में केस हुआ था। उच्चतम न्यायालय ने इसे बताया, बालाजी राघवन उठे और कहे कि सर आप जो है कहते हैं कि कोई उपाधियों का अंत हो चुका है,
तो ये जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो है पद्मश्री दिए जाते हैं पुरस्कार, ये भी तो उपाधि है। तो ये क्या है, ये क्यों दी जाती है? तो ये जो है केस याद रखिएगा, बालाजी राघवन केस, ठीक है, बालाजी राघवन 1996। तो इसमें कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने बताया कि भैया जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री है, ये राष्ट्रीय पुरस्कार की संवैधानिक वैधता को जो है उचित ठहराया। मतलब क्या कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, ना कि कोई उपाधि है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अर्थ में उपाधि नहीं है, इनको उपाधि नहीं माना जाएगा, जो केवल कुलीनता के वंशानुगत उपाधियों जैसे महाराजा, राजा राय बहादुर, दीवान बहादुर, ये सब प्रतिबंधित की गई हैं, ठीक है। आप जो है ये देखेंगे कि कई एक्टर, एक्ट्रेस और कई लोगों को भारत रत्न दे दिया गया है, लेकिन जब वो अपना नाम लिखते हैं तो ऐसे नहीं लिखते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नाम नहीं लिखते हैं। वो केवल सचिन तेंदुलकर लिखते हैं। उनको कोई संबोधित करता है तो केवल सचिन तेंदुलकर कहता है, न कि भारत रत्न महान वीर बाला सचिन तेंदुलकर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो केवल सचिन तेंदुलकर कहा जाएगा, केवल अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाएगा, है ना। वो अपने नाम के आगे या पीछे अपने जो है जो इनाम रहेगा, मतलब जो सम्मान उनको दिया गया है, उसको नहीं लगा सकते। यही बात हो रही है कि इन्हें पुरस्कार विजेताओं के नाम के साथ प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अब कोई बोलते समय ऐसे बोल दे कि भारत रत्न महान सचिन तेंदुलकर, लेकिन सचिन तेंदुलकर जब नाम लिखेंगे तो वहाँ पर सचिन तेंदुलकर ब्रैकेट में भारत रत्न नहीं लिख सकते हैं, या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इनको उपाधि नहीं माना गया है, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। तो यह जो है स्वतंत्र अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार और दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 गारंटी दी गई है। कौन कौन सी गारंटी? पहले 7 थे इसमें, अब बचे हैं 6। तो पहले 6 देख लीजिए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। मतलब आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर अभी युक्त प्रतिबंधन लग जाएगा। मतलब कुछ भी बोल नहीं सकते कि गरियाओ बैठ के किसी को, कुछ भी नहीं। आपको स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी, जैसे अभिनय करना है तो कोई कैसे भी अभिनय करें, बिल्कुल कपड़े ही निकाल दें पूरे अभिनय करने के लिए, या कोई ऐसी सीन उपलब्ध कर दें कि जो है मार्केट में है, आप कुछ ऐसा कार्य करने लग जाएं कि वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, सार्वजनिक स्थान पर मौजूद लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होने लग जाए, तो ऐसी अभिव्यक्ति भी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें युक्त प्रतिबंधन में आ जाती है ना। लेकिन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है मोटा मोटी। शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार है। अब इकट्ठा हो, देखिए वाक और अभिव्यक्ति, आपने कुछ बोला अभिव्यक्ति की, 4 लोगों को और बुला लाए, ठीक है। तो मतलब शांतिपूर्वक हथियार और मतलब शांतिपूर्वक आप इकट्ठा हो गए। अब जब 4 लोग इकट्ठा हो गए और 10-15 लोग आ गए तो आप एक संघ बना लीजिए। तो संघ तथा यूनियन सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। अब जब आपका अधिकार हो गया है, संघ बन गया है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद आप जाके अपने संघ के साथ जो है घूम घाम सकते हैं, चाहे जहाँ घूमिए, ठीक है। तो संचरण करने का अधिकार हो गया। फिर कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास, अब भाई जब घूमने गए तो कहीं भी निवास भी कर लीजिए, ठीक। फिर कहता है कि अब निवास कर लिए हो, वहाँ रहने लग गए हो, तो वृत्त रुपये की आवश्यकता होगी तो आप कोई वृत्त कर सकते हैं, व्यापार अथवा कारोबार करने का आपको अधिकार है, ठीक है। तो ये 6 याद रखिए। पहले वाक और अभिव्यक्ति, फिर 4-6 लोग 10 लोग जुड़ जाइए, ठीक है, ठीक। और फिर उसके बाद में संघ बना लीजिए, 100 लोगों को जोड़कर, जितने लोगों को जोड़ना हो संघ आप बना सकते हैं। फिर उस संघ के साथ या अकेले कहीं भी घूमने जा सकते हैं। घूमने गए हैं तो वहाँ पर आपको रहना भी होगा, तो आप रह भी सकते हैं, निवास कर सकते हैं, घर खरीद लीजिए, ज़मीन खरीद लीजिए। अगर आपने निवास करने लगे आप वहाँ पर, तो आपको जो है रुपये वित्त की आवश्यकता होगी, तो आप वित्त व्यापार भी कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं। तो ये 6 को ऐसे कहानी नुमा याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर एक और अधिकार था जो भारत सरकार ने, जो मतलब बाद में छीन लिया गया। और अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 में अधिनियम द्वारा इसको हटा दिया गया था। यह था संपत्ति के अर्जन, धारण और निपटान का अधिकार। तो ये जो था इसको हटा दिया गया था बाद में, ठीक है। अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन 1978 में संविधान संशोधन 44वें द्वारा। मूल रूप से संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत 7 जो है मूल अधिकार इसके प्रावधान थे। इसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में इसको विधिक कानूनी अधिकार के तहत शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 19 के तहत केवल 6 मूल अधिकार अब बचे हैं, ठीक। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया और कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मूल अधिकारों को राज्य अथवा उसके उपकरणों के अलावा अन्य निजी पक्षकारों के विरुद्ध भी लागू किया जा सकता है। राज्य और अन्य उपकरणों के लिए भी लागू किया जा सकता है। राज्य केवल अनुच्छेद 19(2) में
उल्लिखित आधारों पर इन 6 अधिकारों पर युक्त युक्त प्रतिबंधन लगा सकता है। ठीक है, तो जो युक्त युक्त प्रतिबंधन लगता है वो किस पे लगेगा? अनुच्छेद जो है 6 अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 219 के अनुसार, अनुच्छेद 19(2) में। ठीक है, तो इसमें जो है आप जो है युक्त युक्त प्रतिबंधन लगा सकते हैं। तो 19(2) में क्या है? युक्त युक्त प्रतिबंधन है। 6 अधिकार जो हैं इन पर युक्त युक्त प्रतिबंधन लग जाता है, और ये सब जो अधिकार मिले हैं ये 19(1) के अंतर्गत आते हैं। तो 19(1) में 6 गारंटी मिलती है, और 19(2) में जो ये गारंटी हैं इन गारंटी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है वाक़ा व्यक्ति 19(1) का है, दूसरा वाला है 19(1) का है, तीसरा वाला 19(1) का है, 19(1) का है, 19(1) चा है, और 19(1) छा है। ठीक, तो ये छहो, और फिर उसके बाद में 19(2) का इसके पे प्रतिबंध लग जाएगा, 19(2) खा इस पे प्रतिबंध लग जाएगा, 19 गा खा, 19(2) गा, तो ये जो है संघ और यूनियन वाले पे प्रतिबंध लग जाएगा। तो ऐसे युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 19(1) का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि फ़ोन टाइपिंग वगैरह सब इसमें आता है, प्रेस की स्वतंत्रता, फ़ोन टाइपिंग, और इसमें सब में इसके जो है फ़ोन टाइपिंग के विरुद्ध अधिकार है नागरिकों को। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, व्यावसायिक विज्ञापन की मतलब स्वतंत्रता। अगर पूछे कि विज्ञापन जो विज्ञापन दिया जाता है इसकी स्वतंत्रता किस में दी गई है, तो 19(1) का में दी गई है। तो चलिए हम एक तरफ से बता ही देते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन देख लीजिए। अपने अथवा किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, फ़ोन टाइपिंग के विरुद्ध अधिकार, प्रसारित करने के अधिकार, किसी राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। ठीक है, कोई बंद जो बुलाए जाते हैं रोज़ कि आज आरक्षण है तो भारत बंद है, आज आरक्षण के लिए भारत बंद कर दिया गया, आज कोई जो है पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ गलत हो गया तो भारत बंद है, रोज़ भारत बंद हो रहा है, तो उसके खिलाफ आपका अधिकार है कि आप भारत बंद में शामिल मत होइए। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार जो है अनुच्छेद 19(1) का देता है। ठीक है, चुप रहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है। जब बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का भी अधिकार है। किसी अखबार में पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है, प्रदर्शन के विरोध अधिकार है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, निर्वाचन लड़ने का अधिकार है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा माध्यम चुनने का अधिकार है, लैंगिक पहचान व्यक्त करने का अधिकार है, उत्तर देने का अधिकार है, उत्तर न देने का अधिकार है, इंटरनेट सोशल मीडिया पर जानकारी वीडियो पोस्ट करने का अधिकार है, फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्में जो है प्रदर्शित करने का अधिकार है, और इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार है, इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुंच का अधिकार है। तो इंटरनेट वाला भी याद रखिएगा, ये 19(1) के तहत ये आपको मूल अधिकार है। अनुच्छेद 19(2) कहता है इसमें क्या है, युक्त युक्त प्रतिबंधन लगा सकते हैं। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, किसी अपराध के लिए किसी को नहीं उकसा सकते हैं। लोक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता, मानहानि, न्यायालय की अवमानना, राज्य की सुरक्षा, शालीनता अथवा नैतिकता, तो ये सब इस पर सब पे युक्त युक्त प्रतिबंधन लगाए जाएंगे। 19(1) खा, 19(1) का आप पढ़ चुके। 19(1) खा में कह रहा है कि शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के संगठित होने का अधिकार। ठीक, तो ये जो है आप ये अधिकार पढ़ लीजिए। 19(1) का कहता है संघ बनाने का अधिकार है, सभी नागरिकों को संघ, यूनियन और सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार है। गठन का अधिकार, राजनीतिक दल बना सकता है, कंपनी बना सकता है, साझा फर्म चालू कर सकता है, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन आदि कोई भी निकाय अपना सकता है। ठीक, अनुच्छेद 1 अब ये सब पढ़ चुके हैं, चलिए आगे बढ़ा जाए। अनुच्छेद 20, अब अनुच्छेद 20 के बारे में पढ़ेंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया है यहाँ पर। ठीक, किसी भी अभियुक्त अथवा दोषी करार व्यक्ति, जो चाहे वह नागरिक हो अथवा विदेशी हो अथवा किसी कंपनी अथवा निगम जैसे विधिक व्यक्ति हो, को उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड के से संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अतिरिक्त दंड नहीं दे सकते हैं, उसको मनमाना ढंग से दंड नहीं दे सकते हैं। तो क्या कह रहा है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये कौन देता है, आर्टिकल 20। इसमें जो है 3 प्रकार, आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2), आर्टिकल 20(3). तो आर्टिकल 20(1) में कहा गया है कि कोई कार्योत्तर या पूर्व प्रभावी कानून नहीं, मतलब यहाँ पर बताया गया है कि कोई व्यक्ति कोई गुनाह करता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के समय लागू कानून के उल्लंघन के सिवाय किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, न ही अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त कानून द्वारा निर्धारित दंड से अधिक दंड लगाया जाएगा। मान लीजिए कि कोई ऐसा समाज है जहाँ पर रेप कभी होता ही नहीं था, वो लोग रेप के बारे में सुनते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे, लेकिन अब हो गया और एक संज्ञा दे दी गई उसको रेप। ठीक, अब वहाँ पर रेप तो हुआ नहीं था, तो रेप के बारे में कानून ही नहीं बना था। अब एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने रेप किया था, ठीक, वहाँ पे संविधान में अब कानून लाया जाएगा रेप के लिए। ठीक है, लेकिन ये व्यक्ति जो रेप कर चुका है, अब कानून लाया गया कि रेप करने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ठीक,
लेकिन जो व्यक्ति अभी तक रेप कर चुका था और जिसके मुकदमे को सुनते हुए जो है न्यायालय ने बताया कि रेप के लिए मृत्युदंड दिया जाएगा, मतलब कानून बाद में लेकर आया गया, तो वो मृत्युदंड इस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा, क्योंकि इस पर वही कानून लागू होगा जो उस समय रेप के लिए, या मान लीजिए धोखाधड़ी किसी व्यक्ति ने किया, तो धोखाधड़ी के लिए अगर 2 साल की जेल हो रही है तो 2 साल की ही जेल इस व्यक्ति को होगी। बाद में कानून लाकर अगर आप 5 साल की जेल कर रहे हैं तो ये 5 साल वाला इस पर लागू नहीं होगा। उस व्यक्ति को तभी तक का कानून लागू होगा जब उस व्यक्ति का कानून, मतलब उसकी सुनवाई की जा रही है और उस समय उसके विरुद्ध जो कानून लागू होगा उसी के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। जो नया कानून बनाएगा उसके तहत उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। नया कानून जो बनेगा, जब बन के वो जो है एक एक्ट के तहत पास हो जाएगा तो वो कानून तभी से लागू होगा, अपने पिछली डेट पर लागू नहीं होगा। उससे पीछे अगर वही कानून, वही जो प्रक्रियाएं हो चुकी हैं गलत, तो उन पर लागू नहीं होगा। जब बना तभी से लागू होगा। ठीक, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि इस समय कानून के उल्लंघन के सिवाय किसी अपराध को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। न अपराध किए जाने के समय प्रवृत्त कानून द्वारा, अपराध किए जाने के समय कोई कानून बनाया गया तो उस कानून के निर्धारित दंड से अधिक दंड लगाया नहीं जाएगा। यह सीमा केवल आपराधिक कानून पर लागू होती है, सिविल कानूनों पर लागू नहीं होती है। सिविल कानून में, ठीक है, ये सीमा लागू नहीं होती है, केवल आपराधिक कानून पर लागू होता है, क्रिमिनल जो है कार्यों पर लागू होती है। इसका किसी व्यक्ति के निवारक अभिरक्षा अथवा व्यक्ति की सुरक्षा के मांग के मामले में दावा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 20 ख या 20 बी। तो इसमें क्या है, दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दो मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, एक से अधिक बार उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। एक जो है गलती के लिए 2 बार दंड नहीं दे सकते हो। कोई आत्मदोषारोपण नहीं, मतलब किसी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि जैसे पुलिस होती है ना, मार मार के डंडा उल्टा करवा लेती है कि आप ही बोलोगे कि हाँ साहब हमने चोरी की है। ठीक, तो वो चीज़ नहीं करवा सकते हो। यह आपराधिक कार्यवाही के लागू होता है, आपराधिक कार्यवाही पर यह लागू होता है, सिविल कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता है। ये भी सिविल कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होता। किस पे? भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन पर, अंगूठे के निशान, रक्त का नमूना देने की बाध्यता पर और शरीर के अनिवार्य प्रदर्शन पर। ठीक है, तो ये जो है इस पर सब पे लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये करता है। इसके द्वारा अस्थायी प्रक्रिया जापानी संविधान से ली गई है और विधि की उचित प्रक्रिया जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है और विधि की उचित प्रक्रिया अमेरिकी अवधारणा है। ठीक, इसमें कुछ केस हुए थे, उनको देख लीजिए। तो गोपालन केस 1950 में हुआ। अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ। ठीक है, अनुच्छेद 21 का जो संरक्षण है तो ये मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ। यहाँ उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की। दैहिक स्वतंत्रता, आपसे बात की जाएगी कि दैहिक स्वतंत्रता उच्चतम न्यायालय ने किसके, केवल एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय से संबंधित स्वतंत्रता है। तो दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किसमें की गई है, तो गोपालन केस में की गई है। ठीक है, मेनका गांधी केस 1978, ये भी अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ है। विधि की उचित प्रक्रिया पेश की। अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण न केवल मनमानी कार्यकारी कार्रवाई के खिलाफ बल्कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ भी उपलब्ध होना चाहिए। देखिए दोनों में अंतर। गोपालन केस में कहा गया कि जो ये संरक्षण प्राप्त है ये केवल मनमानी कार्रवाई के खिलाफ प्राप्त है, न कि मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ प्राप्त है। ठीक, लेकिन जब मेनका गांधी केस हुआ तो मेनका गांधी केस में उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका 21 के तहत संरक्षण जो है मनमानी कार्रवाई के खिलाफ है और मनमानी विधायी कार्रवाई के भी खिलाफ उपलब्ध है। ठीक, तो दोनों चीज़ों को माना गया, विधायी कार्रवाई और कार्यकारी कार्रवाई। ठीक, तो ये दोनों को मेनका गांधी केस में सम्मिलित कर लिया गया। जीवन या प्राण का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत दैहिक स्वतंत्रता। यस, एक और केस हुआ, तो दोनों केसों का नाम ये देखिए, गोपालन केस 1950 में हुआ था, मेनका गांधी 1978 में। के.एस. पुट्टास्वामी केस हुआ था 2017 में। इसमें बताया गया कि निजता तथा नैसर्गिक अधिकार के बारे में इसमें बात की गई। ठीक है, एक हुआ हादिया केस 2017 में। उच्चतम न्यायालय ने अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार का संविधान अनुच्छेद 21 में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से अभिन्न अंग माना। ठीक है, मतलब आप जिससे चाहें मनपसंद शादी कर सकते हैं। ये किस केस में बताया गया, हादिया केस 2017 के। पुट्टास्वामी केस में निजता एक नैसर्गिक अधिकार है ऐसा बताया गया। निजता का अधिकार किसमें बताया गया है, के पुट्टास्वामी केस 2017 में। मेनका गांधी केस में, ठीक है, मेनका गांधी केस में मनमानी विधायी कार्रवाई और मनमानी कार्रवाई दोनों के खिलाफ अनुच्छेद 21 को उपलब्ध माना गया
और गोपालन केस में मनमानी कार्यवाही खिलाफ केवल माना गया था, ठीक है, कार्यकारी कार्यवाही खिलाफ। तो ये सब केस हो गए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 21 का। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसको सम्मिलित किया गया, ये मूल संविधान में नहीं था। इसमें उन्नी कृष्णन मामला 1993, तो उन्नी कृष्णन मामला 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार को मान्यता दी। इस केस के तहत दी उन्नी कृष्णन मामला 1993, ठीक है। तो याद रखिएगा कि उन्नी कृष्णन मामला कब हुआ था और ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है। 86वें संविधान संशोधन 2002 सभी के लिए शिक्षा को नागरिक अधिकारों की अध्याय में दूसरी क्रांति की शुरुआत माना गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसमें परिवर्तन किया गया। भाग 4 के अनुच्छेद 45, ठीक है, अनुच्छेद 45 में के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया कि निःशुल्क शिक्षा प्रावधान अनुच्छेद 45 में है DPSP में, ठीक। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या कर दिया गया, मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। अनुच्छेद 51 का में 6 से 14 वर्ष जो मूल कर्तव्य है, तो उसमें जो है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चे अथवा बाल को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना यह बताया गया है। अब अनुच्छेद 22 क्या है, यह कुछ मामलों में गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। कौन कौन सा संरक्षण, तो दो प्रकार के यहाँ पर जो हिरासत में लिए जाते हैं दो प्रकार से, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक होता है पनिटिव डिटेंशन, ठीक है। मतलब निवारक हिरासत और दंडात्मक हिरासत। निवारक हिरासत क्या होती है, न्यायालय द्वारा विचारण और दोष सिद्धि पाए गए आप और सरकार न्यायालय ने कहा कि जाओ और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, तो ये हो गया निवारक हिरासत, प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक हो गया दंडात्मक हिरासत, विचारण और दोष सिद्धि के बाद सजा, ठीक, विचारण और दोष सिद्धि के बाद सजा। तो ये जब ये सजा जो होती है जब दोष सिद्ध हो जाते हैं, मतलब दो नेताओं के मैंने बता रहा हूँ। देखिए दंडात्मक हिरासत में है कौन, लालू जी, ठीक है। इन पे चारा घोटाला जो है केस हुआ और उसमें ये दोषी पाए गए और इनको सजा हो गई। जैसे संजय दत्त, ठीक है, संजय दत्त, तो इनको भी, तो जिसको जब दोषी पाया जाता है तब गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, वो होता है दंडात्मक हिरासत, ठीक है। और एक होता है निवारक हिरासत, ये जो है न्यायालय द्वारा विचारण और दोष सिद्धि के बिना इसको जेल में डाला जाता है। केवल न्यायालय जब विचार कर रही होती है। इसमें कौन जा रहा है जेल, अरविंद केजरीवाल, ठीक, संजय सिंह गए थे, मनीष सिसोदिया, तो ये सब इसी के तहत अभी जेल में हैं। क्यों, क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और सरकार इनके खिलाफ मुकदमे को सुनवाई कर रही है, अभी दोष सिद्धि नहीं हुआ है तभी ये जेल में रहेंगे। तो ये हो गया प्रिवेंटिव डिटेंशन और पनिशिव डिटेंशन, ठीक है। अब आइए, इसमें तो कुछ अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से अधिकार, गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित होने का अधिकार। जब पकड़ेंगे आपको उठाएंगे गिरफ्तार करने के लिए, तो आपको बताया जाएगा कि किस लिए पकड़ रहे हैं, किस लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। किसी विधिक व्यवसायी से परामर्श करने के, मतलब किसी वकील से बात करने का आपका अधिकार रहेगा। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर जो है आपको पेश करना होगा। 24 घंटे के बाद रिहा करने का अधिकार, जब तक मजिस्ट्रेट आगे की हिरासत को अधिकृति न दे दे। अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया गया तो 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ेगा, या पेश किया गया तो या तो मजिस्ट्रेट छोड़ देगा आपको और या तो कह देगा कि इनको ठीक है 10 दिन की हिरासत में ले लो, 15 दिन की हिरासत में ले लो। तो ये जो है मजिस्ट्रेट बताएगा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल इतने दिन से जेल में है। यह सुरक्षा उपाय किसी विदेशी शत्रु निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत के लिए व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 22(2) निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार अथवा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को यह संसद जो है सुरक्षा प्रदान करता है। संसद के पास अनन्य शक्तियाँ हैं, अनन्य अधिकार है। कौन, रक्षा, विदेशी मामलों और भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों के लिए निवारक निरोध कानून बनाना ये संसद बना सकती है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कौन से कानून बना सकते हैं, तो राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति की तथा सेवाओं के लिए निवारक निरोध कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। अगला जो है वो है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 में मानव तस्करी और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया। अपवाद है इसमें कि अनुच्छेद 23 राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है, जैसे सैन्य सेवा अथवा सामाजिक सेवा। इसके लिए यह भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। मानव तस्करी, मानव दुर्व्यापार शब्द से में वस्तु के समान पुरुष, महिला और बच्चों की बिक्री एवं खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। बेगार क्या होता है, तो बेगार का अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक दिए काम कराना।
श्रम क्या होता है? इसका अभिप्राय है किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना, ठीक, जबरदस्ती काम कराना। तो ये हो गया। अब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद, हाँ, अनुच्छेद जो 23 है, इसमें कोई आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। कितने जो है जो बेगार हो या बलात् श्रम हो तो कितने साल तक के लड़कों के या कितने साल तक की महिलाओं को कराए, इसमें आयु का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 24, किसी भी कारखाने, खान अथवा निर्माण कार्य अथवा रेलवे जैसे अन्य परिसंकटमय गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध है। मतलब यहाँ पर बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई और इसमें कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं भी किसी खान में, किसी कारखाने में, रेलवे में या निर्माण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। ओके। 2006 में सरकार ने होटल, ढाबा, रेस्तरां, दुकान आदि जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू नौकरों अथवा श्रमिकों के रूप में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देने वाला, 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को नियोजित करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। ठीक है, तो यहाँ पर उम्र बताई गई है। आर्टिकल 13 में उम्र नहीं बताई गई है। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें बताया गया है। तो आर्टिकल 25 में है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 25 धार्मिक विश्वास मतलब सिद्धांत और धार्मिक प्रथाओं, अनुष्ठानों को शामिल करता है। तो इसको आप पढ़ लिए। अनुच्छेद 26 में क्या है कि यह धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ऐसे संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 25 व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है। इसके अनुसार अनुच्छेद 26 धार्मिक, जबकि अनुच्छेद 26 जो है, देखिए 25-26 में अंतर क्या है। अनुच्छेद 25 जो है व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है कि व्यक्ति क्या चाहता है, मतलब इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, उसके अंतरात्मा में जो है वो माने, पूजा करे, उसके साथ में आचरण करे जैसा करना चाहे और जैसे पूजा प्रतिष्ठा अपनाना चाहे अपनाए, है ना। लेकिन अनुच्छेद 26 कहता है कि अनुच्छेद 25 एक व्यक्ति के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके वर्गों के अधिकारों की गारंटी देता है। मतलब अगर आपका अनुच्छेद 26 है 25, तो 25 क्या कहता है कि आप मुसलमान बनना चाहो मुसलमान बनो, हिंदू बनना चाहो हिंदू बनो, ठीक है, सिख बनना चाहो सिख, जैन बनना चाहो जैन। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, यह मुसलमान हिंदू धर्म जो है पूरे धर्म के बारे में, पूरे समुदाय के बारे में बात करता है। तो ये जो है अलग अलग इसी से हो गया। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों अथवा उनके वर्गों के अधिकार की गारंटी देता है। इस प्रकार धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पूरे धर्म को देता है। ठीक है। प्रतिबंध, अनुच्छेद 26 लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अध्याधीन है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अध्याधीन नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि धार्मिक संप्रदायों की 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। यह उन मान्यताओं, सिद्धांतों का संग्रह होना चाहिए जिन्हें वे अपने आध्यात्मिक कल्याण के अनुकूल मानते हैं। इनका एक साझा संगठन होना चाहिए। इसे एक विशिष्ट नाम से नामित किया जाए कि कौन सा धर्म आप बना रहे हैं। अगर दूसरा धर्म भी बनाना चाहें तो उसमें कोई उस धर्म की कोई मान्यता हो, ऐसे सिद्धांत होने चाहिए। साझा उसका एक संगठन होना चाहिए। उस धर्म का एक नाम रखिए। उच्चतम न्यायालय ने माना कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के भीतर धार्मिक संप्रदाय हैं, जबकि अरबिंदो सोसाइटी कोई हिंदू धार्मिक संप्रदाय नहीं है। ठीक, तो ये सब हो गया। अनुच्छेद 27 किसी धर्म के प्रचार के लिए कराधान से मुक्ति। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि अथवा पोषण में व्यय करने के लिए करों के समुदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रावधान राज्य के किसी एक धर्म की तुलना में दूसरे धर्म पर पक्ष लेने, संरक्षण देने और समर्थन करने के लिए रोकता है। ठीक है, यह प्रावधान केवल कर लगाने पर रोक लगाता है, फीस पर नहीं। विनियमन व्यय को पूरा करने के लिए धार्मिक विन्यास पर फीस लगाई जा सकती है। कर नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फीस लगाई जा सकती है। ठीक, अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा के भाग लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे स्कूल जो कि सरकार चला रही हो, उसका व्यय सरकार उठा रही हो, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 28 के 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। ठीक है, 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है। ऐसे संस्थान जिनका पूरी तरह रख रखाव राज्य सरकार करता है, तो धार्मिक शिक्षा
पर पूर्णतः प्रतिषेध है, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, ऐसे संस्थान जिनका राज्य प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के तहत हुई है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान है तो उसमें स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति दी जा सकती है, वो चाहें तो धार्मिक शिक्षा दें वरना न दें। ऐसे संस्थान जो राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए चार प्रकार के संसाधन, ये 4 प्रकार के विद्यालय, 4 प्रकार के संस्थान। अब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात की गई है इसमें, और अनुच्छेद 30 में इसमें बात हुई है जो है इसकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, धर्म अथवा भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार होगा। किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था की किसी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए राज्य द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि उन्हें दिए गए अधिकार को निर्बंधित अथवा निरस्त नहीं करेगी। अनुच्छेद 30 के तहत संरक्षण केवल अल्पसंख्यकों को दिया गया है। इसमें क्या है, अल्पसंख्यकों धार्मिक एवं भाषाई तक ही सीमित है। जो अल्पसंख्यक चुने जाएंगे वो धार्मिक और भाषाई आधार पर सीमित है और नागरिकों के किसी भी वर्ग तक विस्तारित नहीं है। संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग या परिभाषा नहीं की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक है कि राज्य से मान्यता प्राप्त साथ साथ सहायता भी प्राप्त हो रहा है तो वह राज्य के विनियामक शक्ति के अध्याधीन होते हैं। दूसरा है कि राज्य से केवल मान्यता प्राप्त सहायता नहीं ले रहे हैं तो वह राज्य के विनियामक शक्ति के अध्याधीन है। तीसरा है कि न राज्य से मान्यता लिए हैं और न राज्य से सहायता ले रहे हैं, निजी विद्यालय हैं तो वह अपने कार्यों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन संविदा कानून, श्रम कानून और अन्य सामान्य कानूनों के प्रवर्धन का अध्याधीन होते हैं। मतलब और कानून के तहत इनको धरा जा सकता है, मतलब पकड़ा जा सकता है और उन पर कानून लागू है। इनके एक पीड़ित देखिए अनुच्छेद 32 में रेटों के बारे में बात की गई है। इनमें एक पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय शामिल हैं। मूल अधिकारों की रक्षा के अधिकार स्वयं के मूल अधिकार शामिल है। ठीक है, ये जो है बनाया गया कि जब कोई सरकार कुछ ऐसा नहीं बना दे कि नागरिकों के मूल अधिकारों पर आँच आने लगे, नागरिकों के मूल अधिकार छीने जाने लगेंगे तो अनुच्छेद 32 के तहत वो जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर देगा कि हमारे जो है मूल अधिकारों को छीना जा रहा है। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। संसद किसी भी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि संविधान द्वारा अन्यथा उपबंध न किया गया हो। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संसद किसी भी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो अभी तक तो जो रिट जारी करने का अधिकार है किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। लेकिन संसद चाहे तो और न्यायालय बनाकर उनको अधिकार दे सकती है। ठीक है, और चाहे तो संसद उनके थोड़ा बहुत अधिकारों को कम कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 32 के तहत इसकी शक्ति संविधान की एक मूल विशेषता है। क्या है? तो ये जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति जो है ये याद रखिएगा कि संविधान जो सुप्रीम कोर्ट की मूल विशेषता है। कौन सी विशेषता है? मूल विशेषता। मूल अधिकारों का उल्लंघन अनुच्छेद 32 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के लिए अनिवार्य शर्त है। मतलब अनुच्छेद 32 के तहत आप जो है सर्वोच्च न्यायालय में तभी जा सकते हैं जब आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, ऐसे ही नहीं जा सकते हैं। मूल अधिकारों का प्रवर्तन उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार मूल अधिकार हैं लेकिन अनन्य नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो है मूल अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों को बचाने के लिए ये मूल तो हैं, मतलब ओरिजिनल है लेकिन अनन्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल ये अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, केवल सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फैसला सुना सकता है। ये जो है अनन्य नहीं है। ये जो है आर्टिकल 226 के तहत यह अधिकार उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय भी इस पर सुनवाई कर सकते हैं। तो इसीलिए जब बात करेगा कि यह अधिकार अनन्य है, आप आंसर को गलत करके आना, क्योंकि वहाँ पर काट देना, क्योंकि वो गलत होगा। अनन्य नहीं है। ठीक है, मूल है, ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव। ठीक है, ये इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव है। इसमें हाई कोर्ट भी शामिल है, ना कि केवल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
अम्बेडकर जी ने जो अनुच्छेद 32 है इसको संविधान की आत्मा कहा था, संविधान का हृदय कहा था। रिट विविध प्रकार के दायरा, ठीक है। तो संसद में अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को ये रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। कौन कौन सी रिट हैं? तो 5 रिट हैं, ठीक। कौन कौन सी? तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके जो अर्थ हैं अच्छे से रट लीजिएगा भैया, क्योंकि हर बार क्वेश्चन फंसाएगा, यहीं से आता है जहाँ तक, तो इसको अच्छे से रट लीजिए। इसको कहा जाता है हैबियस कार्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस, दोनों नाम दे सकता है, कोई जरूरी नहीं, हिंदी में भी बता सकता है कि हैबियस कार्पस के अंतर्गत क्या आता है। तो दोनों नाम याद रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कार्पस। इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए, टू हैव द बॉडी, सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ठीक। जब न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया आदेश है जिसने किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया है, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ठीक। निजी और सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के खिलाफ ये जारी हो सकता है। तो इसको भी देखिए, किसको निजी और सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के खिलाफ ये जारी हो सकता है, ठीक है। परमादेश, इसको कहते हैं मैंडमस। क्या कहते हैं? मैंडमस। हम आदेश देते हैं, बी कमांड, कार्रवाई करने के लिए आदेश, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, बी कमांड, कार्रवाई करने के लिए कोई आदेश होता है तो सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करती है। और इसमें बात होती है कि न्यायालय द्वारा सरकारी अधिकारियों को आदेश जारी किया जाता है कि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, जिन्हें करने से वो विफल रहे हैं या जिन्हें करने से उन्होंने इनकार कर दिया है वो कार्य वो करें। सरकार कहती है कि करो इसको, सुप्रीम कोर्ट कहती है इसको करना पड़ेगा तुम्हें, और आदेश दे देती है कि बी कमांड, हम तुमको आदेश देते हैं कि इस कार्य को किया जाए, ठीक। अगला है प्रतिषेध। अगला क्या है? प्रतिषेध। हाँ, जो बी कमांड है ये थोड़ा सा क्या है कि किसी पर लागू नहीं होगा। किस पे? तो राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दे सकता है, राज्यपाल के विरुद्ध ये लागू नहीं हो सकता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कि न्यायिक क्षमता के कार्यरत हैं उनके विरुद्ध लागू नहीं हो सकता है, ठीक। तो इन लोगों के विरुद्ध लागू नहीं होगा। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ठीक है, ये रोकना, टू फॉरबिड। कोई कार्य हो रहा हो उसको कह दिया जाएगा बस स्टॉप, रोक दो भाई, अब ये कार्य न करो तुम, ठीक है। तो ये कार्रवाई करने के आदेश को रोक दे, कार्रवाई न करने का आदेश है, ठीक। प्रोविजन क्या है? प्रतिषेध क्या है? कार्रवाई न करने का आदेश है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं उसको मत कीजिए, स्टॉप हो जाइए, ठीक। यह एक उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण को, न्यायालय अथवा अधिकरण दोनों को ये रिट दायर कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को भी जारी कर सकते हैं अथवा अधिकरण को अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाने से रोकने के लिए जारी की जाती है। यह रिट न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, ठीक है। इसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो इसमें प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी कर सकती, विधायी निकाय के विरुद्ध नहीं जारी कर सकते, निजी व्यक्ति और निकाय के खिलाफ ये जो है जारी रिट नहीं हो सकती है। अगला आएगा उत्प्रेषण, सैटिरेशन, ठीक है। सर्टिरेरी या सर्टिरेशन कहीं लिखा है तो सर्टिरेरी पढ़िए। तो सर्टिरेरी जो है इसमें क्या है कि प्रमाणित होना अथवा सूचित होना, टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म, ठीक। उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को या तो अधीनस्थ न्यायालय अथवा अधिकरण में लंबित किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए अथवा मामले को रद्द करने के लिए जारी की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जान लीजिए कि हाई कोर्ट कोई काम किसी पर सुनवाई कर रहा है तो उच्चतम कोर्ट क्या करेगी, मतलब उच्च न्यायालय कोई कार्रवाई सुन रहा है, हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी हाई कोर्ट से कि रुको भाई रुको, इस कार्रवाई को या तो मेरे पास भेज दो, ठीक है, इस कार्रवाई पे जिस पे तुम कार्रवाई कर रहे हो इस कार्य को मेरे पास भेज दो, या फिर इस कार्य को रोक दो वहीं पर, और अगर तुमने इस पर कार्य कर दिया है तो उसको ख़त्म कर दो, कोई कानून बना दी हो तो ख़त्म करो, कोई आदेश तुम्हारा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए उत्प्रेषण और प्रोविजन और सर्टिरेरी में अंतर क्या है कि यहाँ पर प्रतिषेध में रिट कार्रवाई को आगे जारी रखने के लिए रोकता है। यहाँ पर क्या होता है कि कार्य चल रहा होता है उसको रोक देता है कि नहीं अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे, रोको कार्य रोको। यहाँ पर क्या हो रहा है उत्प्रेषण में कि कार्य हो रहा है और अगर हो गया है तो इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कानून आपने बनाया रद्द कर दिया गया। दूसरा, कार्य हो रहा है, ठीक है, तो कहेगा कि इसको मोड़ दो हमारी तरफ, एससी की तरफ, मतलब हाई कोर्ट कार्य कर रहा है तो एससी कहेगा इसको हमें दे दो कार्य, हम करेंगे, आप इस पर सुनवाई हम करेंगे, या फिर ठीक है उसको रोक देगा। तो यहीं पर है कि प्रतिषेध में कार्रवाई को आगे जारी करने से रोक देता है और अंतिम आदेश पारित होने के पहले एक जो है प्रतिषेध जारी होता है, जबकि जो उत्प्रेषण है यह अंतिम आदेश पारित होने के बाद, मतलब पारित होगा रद्द, और उसको जो अंतिम आदेश होगा उसको रद्द कर दिया जाएगा और उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर क्या होता है, कार्य चल रहा होता है, उसको रोक दिया जाता है। यहाँ पर कार्य पूरा हो गया होता है तो उसका रिजल्ट आ जाता है तो कहता है नहीं ये गलत है, इसको काटो, और उत्प्रेषण रिट जारी करता है कि इस जो आपने फैसला सुनाया ये गलत है, अब इसकी सुनवाई हम करेंगे। ठीक, तो ये जो है उत्प्रेषण रिट जारी हो गया। और एक अंतर क्या है इन दोनों में, तो प्रतिषेध केवल निवारक होता है, प्रतिषेध केवल कार्य को रोक देता है कि आप कार्य को रोकिए। उत्प्रेषण निवारक होता है, कार्य को रुकवाता भी है और उपचारात्मक भी होता है, कार्य को रुकवाया और अपने पास मंगा लिया, हम इस पर सुनवाई करेंगे और अपना फैसला सुनाएंगे। ठीक है, तो उपचारात्मक भी है। तो इन दोनों में ये अंतर है। अधिकार अपेक्षा को वारंटो, किस प्राधिकार अथवा वारंट के द्वारा, बाई व्हाट अथॉरिटी ऑन वारंट आर वारंट। इसमें क्या होता है कि केवल किसी यह जो है केवल किसी व्यक्ति या मूल सार्वजनिक पद के ग्रहण के मामले की में जारी की जाती है, जिसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। तो किसके भी लिपिक और वर्गीय पद पर और निजी पद पर जो है किसी व्यक्ति को जारी नहीं किया जा सकता है। किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा इसकी मांग की जा सकती है, जरूरी नहीं कोई पीड़ित व्यक्ति हो, इसकी मांग जो है पीड़ित व्यक्ति की तरफ से कोई दूसरा भी कर सकता है। इसमें क्या है कि सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जाँच करता है, जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी रिट है, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद पर अवैध कब्जा किए जाने से रोकती है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के मूल अधिकार जो है रिट जारी करने की शक्तियों के बारे में देख लीजिए। तो उच्चतम न्यायालय केवल जो है, तो इसका क्षेत्राधिकार संकीर्ण है। क्यों? क्योंकि यह केवल मूल अधिकारों के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यहाँ पर व्यापक क्षमता मिली है, इसका क्षेत्राधिकार बड़ा है, क्योंकि यह मूल अधिकारों के साथ साथ साधारण कानूनी अधिकारों पर भी रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय है कि व्यापक राज्य क्षेत्र अधिकार, उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार है जो है अपना रिट जारी करने का, पूरा भारत देश है, जबकि जो राज्य उच्च न्यायालय हैं इनका अपने राज्य क्षेत्र के भीतर ही अपना अधिकार रहता है। अनिवार्य अनुच्छेद 32 के तहत ये जो है अगर कोई रिट जारी करवाने आया कि साहब हमारे ये मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करनी ही पड़ेगी, उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन उच्च न्यायालय में आए कि सरकार हमारे अधिकार का हनन हो रहा है, तो उच्च न्यायालय अपने विवेकाधिकार शक्ति का उपयोग करेगी, अमन हो जो है जारी करे रिट, अमन हो न जारी करे। तो ये यहाँ पर उच्च न्यायालय थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। अब सशस्त्र, अब आर्टिकल 33 पढ़ेंगे, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए जरा सा। हाँ, आर्टिकल 33 से 35, अनुच्छेद 33 में बताया गया है सशस्त्र और मूल अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 33 कह रहा है कि संसद निम्नलिखित प्रयोजनार्थ मूल अधिकारों को कानून द्वारा निर्बंधित अथवा निराकृत कर सकती है। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और उनके सदस्य बलों के सदस्य बल जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने के दायित्व सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 33 के तहत अधिनियमित संसदीय कानून, कोर्ट मार्शल, सैन्य कानून के तहत स्थापित अधिकरणों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के बाहर रखा गया है। ठीक है, जब जो है 33 में यही कहा गया है कि जब देश में मार्शल लॉ लागू होगा तब जो है अनुच्छेद 33 के तहत अनुच्छेद 32 जो रिट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय तो वो रिट जारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, राज्य विधानमंडलों को नहीं। ऐसे किसी भी कानून को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सशस्त्र बलों के सदस्य शब्द में सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जैसे नाई, बढ़ई, मैकेनिक, रसोइया, चौकीदार, जूते बनाने वाले और दर्जी और गैर युद्धक कांस्टेबल जो होते हैं वो सब भी इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 34 क्या है, यह जो है जब भारत में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो तो मूल अधिकार को निर्बंधन किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकार वहाँ पर छीने जा सकते हैं। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि मार्शल लॉ घोषणा के से वास्तव में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट निलंबित नहीं होगी। तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो निलंबित नहीं होगी, वहाँ पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है न्यायालय। ठीक है, चाहे मार्शल कोर्ट लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो तब भी। संविधान में ऐसा कोई विशिष्ट अथवा स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, कि अब मार्शल लॉ लगा दीजिए, जो है ये जो है मतलब प्रधानमंत्री की सलाह दे दिए या कार्यपालिका को सलाह दे रहे, तो ऐसा कोई बताया नहीं गया कि मार्शल लॉ कैसे लगेगा। ठीक है, मार्शल लॉ का शाब्दिक अर्थ है सैन्य शासन। इसका तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें प्रशासनिक शासन सैन्य अधिकारियों द्वारा साधारण कानून के बाहर बनाए गए अपने नियमों और विनियमों के अनुसार चलाया जाता है। ठीक है, जैसे इस समय कई देशों में लागू है अपने आस पड़ोस के। यह अनुच्छेद 35 में क्या है, यह प्रावधान करता है कि केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, अनुच्छेद 35 कहता है कि
संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। यह शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में मूल अधिकारों और दंड के प्रकारों के संबंध में एकरूपता हो। ठीक है। अनुच्छेद 35 कहता है कि जो मूल अधिकार बनाने की शक्ति है केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकते हैं। अनुच्छेद 35 कहता है कि भारत के मूल अधिकारों के उल्लंघन में अगर दंड प्रकारों मतलब मूल अधिकार पूरे भारत में एक जैसे होने चाहिए, और दंड प्रकार, ठीक है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या आईपीसी के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कोई दंड मिले तो वो जो है उसमें सब में एकरूपता हो पूरे भारत में। ठीक है। संसद के पास निम्नलिखित संबंध में कानून बनाने की शक्तियाँ होंगी और किसी राज्य विधानमंडल के पास नहीं होगी। किस किस में केवल कानून बना सकती है संसद, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 16 के तहत किसी रोजगार अथवा नियुक्ति के लिए निवास को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना हो तो कौन करेगी? संसद। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है तो संसद दे सकती है और कोई नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 33 कहता है, अनुच्छेद 33 में जो है सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों को के मूल अधिकारों को निर्बंधित और निराकृत करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक। और बस, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम पढ़ेंगे मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर क्या है। तो मार्शल लॉ यह केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है? यह संसद के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। मार्शल लॉ में संसद के कार्यकाल का कुछ पता ही नहीं रहता है। ठीक है। और यह केवल मूल अधिकारों को बल्कि केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व और विधायी शक्तियों को भी जो है प्रतिबंधित करता है, प्रभावित करता है। ठीक है। यह सरकार और साधारण विधि न्यायालयों को निलंबित कर देता है, सरकार को भी और न्यायालयों को भी। लेकिन जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है यह सरकार और साधारण विधि न्यायालयों को यथावत बनाए रखता है, ये निलंबित नहीं करता है। मार्शल लॉ यह किसी भी कारण से बिगड़ी कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 आधारों पर लगाया जाता है: युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इसे देश में कुछ विशेष इलाकों में लगाया जाता है। मार्शल लॉ पूरे देश में लागू नहीं किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल या तो पूरे देश अथवा किसी भाग में देश के लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है और राष्ट्रीय आपातकाल का संविधान में प्रावधान है। मूल अधिकारों के अपवाद, ठीक है, तो ये हम पढ़ा दिए हैं साथ साथ में जब आप पढ़ रहे थे। चलिए अब जो है कुछ भाग 3 के बाहर के मूल अधिकार हैं, अधिकार जो है, ठीक है। भाग 3 में तो मूल अधिकार है, लेकिन भाग 3 के बाहर कुछ अधिकार हमको नागरिकों को मिले हुए हैं। कौन कौन से? तो आर्टिकल 265 जो कि भाग 12 में है, इसके आधार पर कानून के प्राधिकार के बिना किसी कर को उद्ग्रहित या संग्रहित नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 365 के आधार पर कहा जा रहा है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी कर को उद्ग्रहित अथवा संग्रहित नहीं किया जा सकता है। मतलब आपसे इसमें कोई छोटा डान आके जो है हफ्ता वसूली नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। अनुच्छेद 300 का के तहत जो कि भाग 12 में आता है, इसमें बताया गया कि कानून के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 301 में जो कि भाग 13 में आता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वप्रथम व्यापार सर्वत्र व्यापार, सभी जगह व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य और समागम आबाद जो है होगा, मतलब कहीं भी आ जा सकते हो। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 301 में भाग 12 में। भाग 15 अनुच्छेद 326 में बताया गया है वयस्क मताधिकार मतदान का अधिकार है। और कौन सा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार। तो कभी कोई पूछता है कि मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो संवैधानिक अधिकार है। भाग 15 आर्टिकल 326 में शामिल है। अब बस देख लीजिए कि मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है, फिर हमारी क्लास समाप्त होगी। मूल अधिकार न्यायालय में विचार योग्य है, जबकि ये दोनों विचार योग्य नहीं है। राजनीतिक न्याय, मूल अधिकार राजनीतिक न्याय देता है। जो है नीति निर्देशक तत्व है, इसी को DPSP कहते हैं। तो ये जो है आर्थिक और सामाजिक न्याय देता है। ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य है, ये मात्र कर्तव्य है, इसमें कोई न्याय की बात नहीं है। कानूनी मान्यता मिली हुई है मूल अधिकार को, और इन दोनों को नहीं मिली हुई है। ठीक है। कानूनी मान्यता पर कोई आवश्यकता, कानूनी की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर कानूनी मान्यता मिली हुई है, यहाँ पर कानूनी मान्यता नहीं मिली हुई है DPSP को। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य के बारे में, मान्यता पर कोई बल नहीं है, मान्य बनाने के लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता होती है। स्वतः लागू होते हैं ये मूल अधिकार। बच्चा पैदा हुआ और उस भारत का नागरिक है तो मूल अधिकार लागू हो गए उस पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व स्वतः लागू नहीं होते हैं, न मौलिक कर्तव्य स्वतः लागू नहीं होते हैं। ठीक। यदि कोई कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर देती है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि न्यायालय में विचार योग्य नहीं है। ठीक।
तो मूल अधिकारों की हमारी क्लास बिल्कुल विश्लेषण अच्छे तरीके से करते हुए, और प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जा सकता है, कितने प्रकार के जो अच्छे अच्छे कानून या कितने प्रकार के न्यायालय में जो है केस चलाए गए, वो सब हमने इसमें बता दिया गया है। इससे बाहर से जो न्यायालय में केस चलाए गए हैं वो नहीं आएंगे मूल अधिकारों के बारे में, तो उनको फिर से एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार पूछता रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप चूक जाएँ। ठीक है, तो मिलेंगे नए क्लास में, नए दूसरे क्लास में हम लोग देखेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 336 से अनुच्छेद जो है 51 तक है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।